जिसे धमकी समझने वो धमकी समझे। अधिकारियों को इशारा है कि आपको जो पावर दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आप पावर का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में मत कीजिए, इन्फ्लुएंस होकर मत कीजिए। आप पूरी तरह निष्पक्ष होके अपना काम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कल को तो आपने जो जो गलत किया है, जो जो संविधान के खिलाफ जाके किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर इशारे पे किया है, उसके जब प्रूफ सामने होंगे तो फिर आप बचोगे कैसे। बीजेपी को जिताने के लिए जो वोट कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को देता है, उस वोट को कंट्रोल करने का एक तरीका तो नहीं निकाल लिया कहीं बीजेपी ने, और उसमें इलेक्शन कमीशन को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह 5 साल के अंदर वोट नए बनते हैं 32 लाख और 5 महीने के अंदर बन जाते हैं 39 लाख, तो आखिर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा चरण में मतदान क्यों किया जा रहा है। किसी स्टेट में तो एक ही चरण में कर रहे हैं, किसी स्टेट में 7 चरण में कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा लगता है जैसे मोदी जी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनके प्रचार का रोडमैप के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेटों का फाइनलाइजेशन कर रहा हो। क्या ये पूरा का पूरा खेल इलेक्शन कमीशन के सहयोग से हुआ है। और जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इलेक्शन कमीशन से उसकी वीडियोस, उसका पूरी लिस्ट मांगी, फोटो के साथ लिस्ट, तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और फोटो को तो डिलीट करने का, वहां से वीडियो हटाने का पूरा कानून ही एकदम बदल दिया उसका। राहुल गांधी लगातार मुखर होकर एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वोटों की चोरी करवा रहा है बीजेपी के साथ मिलकर। सर, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी लगातार संसद से सड़क तक ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब उन्होंने खुलासा किया है कि हमने अपनी इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी करवाई है जिसमें बहुत बड़े सबूत मिले हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। देखिए, आजकल इलेक्शन कमीशन का व्यवहार कुछ इस कदर देखने में आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक कार्यकर्ता बन गया हो। तारीखों का ऐलान कई बार इलेक्शन कमीशन जो करता है उससे पहले बीजेपी के नेता कर देते हैं। और जितने चरण में मतदान होता है, कई बार ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा चरण में मतदान क्यों किया जा रहा है। किसी स्टेट में तो एक ही चरण में कर रहे हैं, किसी स्टेट में 7 चरण में कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा लगता है जैसे मोदी जी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनके प्रचार का रोडमैप के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेटों का फाइनलाइजेशन कर रहा हो। एक तो ये बात। दूसरी बात, जैसा महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, ये अप्रत्याशित है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक टोटल नए वोटर बने 32 लाख, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक 5 महीने के अंदर बन गए 39 लाख। यानी 5 साल में तो बनते 32 लाख वोटर नए, और 5 महीने के अंदर बन जाते 29 लाख। ये कैसे संभव है। क्या ये पूरा का पूरा खेल इलेक्शन कमीशन के सहयोग से हुआ है। और जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इलेक्शन कमीशन से उसकी वीडियोस, उसका पूरी लिस्ट मांगी, फोटो के साथ लिस्ट, तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और फोटो को तो डिलीट करने का, वहाँ से वीडियो हटाने का पूरा कानून ही एकदम बदल दिया उसका। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने में विफल है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी कहता है कि मैं जिस जगह रहता हूँ वो मेरा परिवार है और मेरा खुद का वोट नहीं निकला, वोट गया कहाँ। कई मोर्चे पे बात है, मशीन है, उसके ऊपर भी सवाल हैं, और जो वोट बनने और कटने की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल है। जो SIR जो हो रहा है बिहार के अंदर, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन, उसमें जो पैरामीटर क्या है, इतने बड़े पैमाने पे अगर 50 लाख से ज़्यादा वोट कटने का जो उसमें पता लग रहा है कि कटने की संभावना बन गई है, और उसमें पुराने जो वोटर आई कार्ड है या आधार कार्ड है उसको मानने से इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है। ऐसे में जो खासतौर पर वंचित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या माइनॉरिटी में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खेत की ज़मीन जिनके पास नहीं थी, जिनके पेरेंट्स पढ़े भी नहीं हैं, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हमारा नहीं है, तो ऐसे लोग वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे। और उन डॉक्यूमेंट के अभाव में कहीं उनका अगर वोट कट गया तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीजेपी को जिताने के लिए जो वोट कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को देता है, उस वोट को कंट्रोल करने का एक तरीका तो नहीं निकाल लिया कहीं बीजेपी ने,
और उसमें इलेक्शन कमीशन को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग तो ये सोचता है कि हम रिटायर होकर बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो सर क्या ये एक धमकी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये इस तरीके की भाषा सही जिसे धमकी समझने वो धमकी समझे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना, लेकिन जिस तरह एसआईआर के नाम पे इतने बड़े पैमाने पे वोट को काटने का सिलसिला शुरू किया है, और जिस तरह 5 साल के अंदर वोट नए बनते हैं 32 लाख और 5 महीने के अंदर बन जाते हैं 39 लाख, इससे संशय तो जारी होता है। और जब सवाल किया जाता है इलेक्शन के ऊपर, तो उस पर इलेक्शन कमीशन कई बार लगता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता बन के बोलने लग जाती है। तो आखिर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन से कारण है? और फिर जिस तरह कर्नाटका के अंदर जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो प्रूफ कांग्रेस के पास आए हैं, उस प्रूफ के दम पर राहुल गांधी जी साफ कह रहे हैं, ये अधिकारियों को इशारा है कि आपको जो पावर दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। भारत का संविधान इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरह देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है। आप पावर का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में मत कीजिए, इन्फ्लुएंस होकर मत कीजिए, आप पूरी तरह निष्पक्ष होके अपना काम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कल को अगर जब भी समय आएगा तो आपने जो जो गलत किया है, जो जो संविधान के खिलाफ जाके किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर इशारे पे किया है, उसके जब प्रूफ सामने होंगे तो फिर आप बचोगे कैसे? संविधान आपको छोड़ेगा थोड़ी ना। सर एक सवाल और है कि राहुल गांधी जी ने कभी बयान दिया था कि भारत की इकोनॉमी डेथ इकोनॉमी है। ट्रम्प ने बयान दिया था लेकिन उनका समर्थन करा। तो राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा विरोधी नहीं है, देश विरोधी है, इस तरीके के बयान दे भाजपा रहे के हैं। तो सारे नेताओं की कार्रवाई, उनके बोलने का तरीका, उनका धमकाने का तरीका, ऐसा लगता है जैसे लोगों को आतंकित करने चाह रहे हैं। और देशद्रोही तो यही है, ये क्या देशभक्त का पट्टा बांट रहे हैं लेकिन देश में नफरत फैला रहे हैं। जाति धर्म के नाम पे दंगे कौन करवाता है? भारतीय जनता पार्टी करवाती है। जाति धर्म के नाम पे जो उन्माद किया जा रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और देर बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी डुबा ही रहे, तुम तो सबके सामने ऑन रिकॉर्ड है कि आज केंद्र की सरकार 1-2 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, देश की इकोनॉमी को डुबोती जा रही है। बात ट्रंप की नहीं है। ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप अपनी जगह कह रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने देश को एसेस करें, अपने देश की इकोनॉमी को एसेस करें, अपने देश की कूटनीति को एसेस करें, अपने देश की विदेश नीति को एसेस करें, तो एसेस करने का पता लगेगा हर मोर्चे पे हमारे केंद्र की सरकार विफल है। हम देश को विफलता की बात नहीं कर रहे हैं, आर्मी को विफलता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की सरकार विफल है। देश की सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई है। देश की सरकार आर्थिक मोर्चे भी विफल है, देश की सरकार विदेश नीति पर भी विफल है, हमारी कूटनीति पूरी तरह फेल हुई है, हमारी जांच एजेंसियां फेल हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो फेल है। क्योंकि आके हमारे यहाँ कोई अगर बड़ा कत्लेआम कर देता और हमें पता तक नहीं चलता तो फेलियर किसका है? इस जिम्मेदारी को तो लेना पड़ेगा किसी न किसी को। ये तो गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी से ये लोग भाग नहीं सकते हैं। अभी तो ठीक है, सत्ता इनके पास है, पूरे देश का धन इनके पास है, हर तरीके से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पैसे से, सत्ता से, अधिकारीगण को प्रयोग करके दबाव में ला के, सारी जांच एजेंसियों को दबाव में ला के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समय तो बदलेगा ना। क्या लगता है सर जो डेथ इकोनॉमी वाला बयान है, क्या ऐसा नहीं है कि 150 करोड़ जो भारत की जनता है वो भी जो मेहनत कश है, जो किसी भी स्तर पर अपना सहयोग दे रहे, तो क्या उनका अपमान नहीं है? उनका अपमान नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि आप अपने आंखें खोलिए, धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाकर भारतीय जनता पार्टी केवल आपकी वोट की खेती कर रही है। हकीकत यह है उसने देश को हर मोर्चे पे डुबो दिया है, आर्थिक मोर्चे पे भी डुबो दिया है और विदेश नीति के तौर पे भी डुबो दिया है। और गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की थी, क्या हुआ? 2022 तक हर व्यक्ति के सर पे छत देने की बात की थी, क्या हुआ? और वोट नोटबंदी ला के जो देश को तबाह किया। यानी ऐसा कोई एक मोर्चा तो बताइए जो वायदे इन्होंने किए और पूरे किए हों। तो आज देश के लोगों की आंखें खोलने की ज़रूरत है। इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि बीजेपी क्या नैरेटिव फैलाती है। सच्चाई है, सच्चाई जनता को बताना पड़ेगा और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी, हम जनता को जागरूक करें। सर मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में राहुल गांधी से एक लड़की मिलती है, पासवान समाज से आती है, उसको जो है अभी बीते दिनों पुलिस टॉर्चर करती है, मारती है, सिर्फ इस बिना पर लड़की का आरोप है कि वो राहुल गांधी से मिली थी। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बिहार के अंदर जिसको पहले कहते थे सुशासन बाबू, वो कुशासन बाबू हो गए।
आज वहाँ अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया, 5 महीने का डाटा बताता है बिहार का, पटना का ही बता देता हूँ। पटना में जनवरी से मई तक 5 महीने के अंदर 116 के करीब हत्याएं हुई हैं। लगातार अपराध बढ़ रहा है, खुलेआम मार के चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक नर्स के 2 बच्चों को जिंदा जला दिया बिहार के अंदर। ये क्या चल रहा है? एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और बिहार की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी की सरकार हर चीज़ पे उनको डिफेंड करने में लग जाती है, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नेहरू जी को ठहरा देते हैं। क्या है ये लोग? अपनी जिम्मेदारी से भग रहे हैं ये लोग। इनको भगने नहीं देंगे हम, इस बार नहीं भगने देंगे। इस बार इनको घेर के रखेंगे और जनता के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम। बाकी राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मुखर होकर वोट चोरी और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हाथ लगे हैं, वो भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।